नमस्कार। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम उपस्थित हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत चौथे भाग को लेकर के। आदि इतिहास काल का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमने प्रागैतिहासिक काल का पूर्व में अध्ययन कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस में हमने हड़प्पा के नगर नियोजन के विषय में जाना और आदि इतिहास काल के विषय के अंतर्गत यह चौथा वीडियो है हमारा। और इस चौथे ऑडियो में हमने सिंधु सभ्यता में कला और शिल्प को शामिल किया है। वहाँ की कला और संस्कृति कैसी रही इसके विषय में हम जानेंगे। इससे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। आज तक हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल के तीनों भाग पढ़ लिए हैं, मध्य पाषाण काल भी पढ़ लिया है, नवपाषाण काल भी पढ़ लिया है, ताम्रपाषाण काल भी पढ़ लिया है और विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के विषय में भी अध्ययन कर लिया है। हमने सिंधु सभ्यता के विषय में समग्रता से अध्ययन करना प्रारंभ ही किया था। आज उसकी चौथी क्लास है। आज हम सिंधु सभ्यता के कला और शिल्प के विषय में जानेंगे। कल की क्लास में हमने सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में जाना था। सिंधु सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। आपको ध्यान पूर्वक सिर्फ मुझे सुनना है और एक बार में बात नहीं समझ में आए तो आपको बार बार सुनना है, लेकिन सुनना है आपको, जिससे आप परीक्षा के लिए अति व्यापक तरीके से तैयार हो सके। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता में कला और संस्कृति, यानी कला और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें यानी सील्स और मन के जो कारीगरी के सुंदर नमूने हैं। कारीगरी के सुंदर नमूने क्या क्या हैं? जो उस समय की जो मोहरें हैं और जो मन के प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसकी प्रस्तर जो मूर्ति कला है और पक्की मिट्टी की जो लघु मूर्ति तकनीकी है, उसकी उस उत्कृष्टता में समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की कला का मुकाबला नहीं कर सकती। उस समय जो मेसोपोटामिया की कला थी वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा विकसित थी, लेकिन मूर्ति निर्माण कला, जबकि हमारे यहाँ की जो मनके और मोहरें थी उनका दुनिया में जवाब नहीं है। संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी कला की अभिव्यक्ति के लिए कपड़ों पर आकृतियां बनाई हों और रंग चित्रों का प्रयोग किया हो, जो कम टिकाऊ होने के कारण समय के साथ नष्ट हो गए हों। हमें लगता है कि हड़प्पा के लोगों ने अपनी जो कला संबंधी अभिव्यक्ति है उसको प्रकट करने के लिए उन लोगों ने काम किया होगा कि कपड़ों पे बनाई होगी, और कपड़ा अधिक टिकाऊ होता नहीं है, इसलिए आज हमें उसका साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम उस समय की लिपि भी तो नहीं पढ़ पाए। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की प्रस्तर प्रतिमा के बाएं कंधे में दोनों ओर एक आवरण पड़ा है, जिस पर तिपलिया पैटर्न की सुंदर नक्काशी हुई है, जो लाल रंग में है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग भी आधुनिक थे और आधुनिक चीज़ों का उपयोग करते थे। कालीबंगन से मिले मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती कपड़े की छाप मिलती है। कताई में प्रयोग होने वाली तकलियों के भी प्रमाण मिले हैं यहाँ से। हड़प्पा की बस्तियों से अब तक 2000 से अधिक मोहरें मिली हैं। ये आम तौर पर चौकोर होती थी। ये जो मोहरें होती थी ये चौकोर होती थी और ये हमको 2000 से अधिक मिली है हड़प्पा की खुदाई पर। और शेल खड़ी की बनी हुई होती थी ये मोहरें, लेकिन कुछ गोल मोहरें भी पाई गई हैं। इन मोहरों पर संक्षिप्त लेख अलग अलग प्रकार के जानवर, भारतीय हाथी, गवल यानी ब्राह्मणी सांड, गैंडा, बाघ के चित्र बने, इन सभी के चित्र बने हुए होते थे प्रमुख रूप से।
मानव एवं धर्म मानव, मानव एवं अर्ध मानव ज्यामिति से संबंधित नमूने और अनेक संयुक्त पशु दर्शाए गए हैं। इस समय के लोग गणित के ज्ञान से भी परिचित थे। ऐसा नहीं है कि जब आर्यभट्टा ने शून्य का आविष्कार किया तभी गणित की खोज हुई। भारत बहुत ही समृद्ध देश है। यहाँ की संस्कृतियों की उत्कृष्टता से पता चलता है कि भारत कभी भी ट्रेडिशनल रहा ही नहीं, पारंपरिक। भारत में आधुनिकता हमेशा रही है, चिरकाल से चली आ रही है। मोहरों को व्यापार में निश्चित ही उपयोग होता था, क्योंकि ऐसी अनेक छोटी छोटी मोहरें मिली हैं जिनका लोथल में बंधे बंधाए सामानों पर उपयोग किया गया था। संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए भी मोहरों का उपयोग होता था। धार्मिक प्रयोजन जो होते थे उनमें भी संभवतः मोहरों का ही प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग गोमद, फिरोजा, लाल पत्थर और शेल खड़ी जैसे बहुमूल्य एवं अर्ध कीमती पत्थरों से बने अति सुंदर मनकों का प्रयोग करते थे। सोने और चांदी के मनके भी यहाँ पर पाए गए हैं। मनके बनाने के लिए सबसे अधिक सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। तिपलिया पैटर्न के बेलनाकार मनकों का संबंध विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। मोहनजोदड़ो में गहनों का ढेर भी पाया गया है। आजकल की महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध चीज आभूषण जो सबसे अधिक प्रिय है उन्हें, उनका मोहनजोदड़ो में गहनों का एक ढेर पाया गया है, जिसमें सोने के मनके, फीते और अन्य आभूषण भी शामिल हैं। चांदी की थालियां भी यहाँ से पाई गई हैं। चांदी के कलश, चूड़ियाँ, मोहरें और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली हैं ये सब चीज़ें। चूड़ियाँ हमें कालीबंगन से मिली हैं। चनहुदड़ो से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में से अधिकांश बिल्कुल सादे हैं, लेकिन काफी बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग से की गई चित्रकारी भी मिलती है। चित्रकारी से ज्यामितीय आकृतियां, जो सपाट लाइनें, तराजू, ताड़ और पीपल वृक्ष, पक्षियां, मछलियां और पशुओं को भी दर्शाया गया है। इन बर्तनों की आकृतियों में खास पेडोस्टल, बर्तन, थाली, पान पात्र यानी अलग अलग तरह के कटोरे, कटोरियाँ और चारों ओर छेद वाले बेलनाकार बर्तन भी मिले हैं। पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ भी बड़ी संख्या में यहाँ पाई गई हैं। ये लघु मूर्तियाँ अलग तरह के पशु पक्षी या स्त्री पुरुष की हैं। तरह तरह की गाड़ियों और ठेलों के नमूने भी यहाँ से मिले हैं। वे तांबा, कांसा और पत्थर के बने औजारों का उपयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे लोग, ध्यान रखिएगा। लोहा 1000 ईस्वी में आया, 1000 ईसा पूर्व में। तो ये लोग कौन कौन सी तांबा, कांसा और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे। अनेक मूल औजार तांबे और कांसे के थे। इनके आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक एक रूपता दिखाई पड़ती है। ठीक है। नगरीय चरण में धातुओं को ठंडा ही पीटने या खुले साँचे में ढालने से कला की जगह 2 खंड वाले साँचों या मोमी साँचों का उपयोग किया जाता था। ये धातु को ठंडा ही उसको अपने उपयोग में ले लेते थे पीट करके। नगर पूर्व चरण में पहला चरण, नगर के पूर्व चरण में मेहरगढ़ जैसी बस्तियों से तांबे के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग चूड़ियाँ, टेकुए और छेनी बनाने के लिए इसका उपयोग करते थे, लेकिन यह एक दुर्लभ वस्तु थी। नगरीय चरण के दौरान अधिकांश बस्तियों से तांबे, कांसे की वस्तुएं मिली हैं। इनमें नगर एवं चरण की वस्तुओं के अलावा मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। कुल्हाड़ी, खंजर, तलवार, दर्पण,
खड़े बर्तन और बसुले भी प्राप्त हुए हैं। ये सब चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता अति विकसित सभ्यता थी, जैसा कि हमने इस विषय में विस्तृत अध्ययन किया, और एक एक स्थान के विषय में हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके कला और शिल्प के विषय में कुछ और जानते हैं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी कलाकृतियों के लिए प्रस्तर या कांसे का इस्तेमाल बहुत अधिक नहीं करते थे। इस तरह की कलाकृतियां बहुत कम पाई गई हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, कुछ प्रमुख उदाहरण है जिसे कहा जाता है प्रस्तर और कांसे का उपयोग ये लोग नहीं करते थे। अब कौन कौन से उदाहरण है? पहला, मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई गई नृत्य की मृदा में, जो मोहनजोदड़ो है वहाँ की खुदाई में पाई गई नर्तकी की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति रही होगी। हमें एक नग्न स्त्री की मूर्ति मिली है जो कांस्य की बनी हुई है और कहा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध कलाकृति रही होगी। भैंसे और भेड़ की छोटी छोटी कांस्य प्रतिमाएं भी मिली हैं, जिनमें पशुओं की मुद्राओं को सुंदर ढंग से पेश किया गया है। लोथल से तांबे के बैल की आकृति और कालीबंगा से तांबे की वृषभ की आकृति पाई गई है। खिलौना के रूप में कांसे की 2 गाड़ियां भी बहुत आकर्षक एवं प्रसिद्ध हैं। हालांकि इनमें से एक हड़प्पा और दूसरी 650 किलोमीटर दूर चंद हुदड़ों में पाई गई थी। फिर भी इन दोनों की बनावट एक जैसी है। पूरी सभ्यता में कुछ ना कुछ समानता है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए इस पूरी सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले सिर की प्रस्तर प्रतिमा भी बड़ी प्रसिद्ध कलाकृति है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पुजारी की अर्ध प्रतिमा है, आधी प्रतिमा है। हड़प्पा की खुदाई में पाई गई 2 पुरुषों की आधी अर्ध मूर्तियों के बारे में भी यह कहा जाता है कि यह बाद के युग की होंगी। प्रतिमा के मांसल भागों को इस खूबसूरती और वास्तविकता से तराशा गया है कि देखकर आश्चर्य होता है। हस्तशिल्प में विशिष्टीकरण के केंद्र अनेक हड़प्पाई नगरों में हस्तशिल्प में विशिष्टीकरण के प्रमाण मिले हैं। यहाँ उत्पादित वस्तुएं दूर दराज के हड़प्पाई नगरों, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया, सुमेरियन यानी फारस की खाड़ी में भी कभी कभी पाई जाती थी। इससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हमारा व्यापार रहा होगा। नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियों में आधी तराशी हुई सीपियों और सीपियों के बेकार टुकड़ों के ढेर के साक्ष्य मिले हैं। ये सीपियां और शंखों से बनी वस्तुओं के उत्पादन के केंद्र थे। रेहड़ी की पहाड़ी जो सिंध में है, इसमें टेढ़ी पत्तियों वाले तांबे के अस्त्रों के उत्पादन का केंद्र माना गया है। सिंध के सुक्कूर जैसे उद्योग क्षेत्र में औजारों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता था। चनहुदड़ों में पत्थर के बाटों, मुहरों, सीपी की चूड़ियाँ, सैल खड़ी और इंदगेप के मनकों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो जैसी बस्तियों में इंद्रगेप और लाजवर्द के मनके भी बनाने की कार्यशालाएं मिली हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस समय की कला और संस्कृति अति विशिष्ट रूप में थी और विस्तृत थी, जिससे जो आधुनिक कला और संस्कृति के अनुकूल है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग विकसित तो थे ही, साथ साथ जागरूक भी थे।
आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के इतिहास के विषय में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि हमारी क्लासेज पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है और आप परीक्षा में लगता है आपको कि अच्छा कर सकते हैं इन क्लासेस के माध्यम से, तो इस ऑडियो को ज़रूर सुनिए और परीक्षा में लाभ उठाइए। इस हमारे छोटे से प्रयास से यदि आपकी परीक्षा में सुगमता होगी तो हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।